हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बीएस एकेडमी में स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे मनोविज्ञान के इतिहास के विषय में। जी, एजुकेशन साइकोलॉजी या साइकोलॉजी की हिस्ट्री क्या रही। आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक विषय अपना कोई ना कोई इतिहास रखता है। उसी तरह से मनोविज्ञान का भी अपना एक खास इतिहास है। हालांकि हरमन एबिंगहॉस जो एक जाने माने मनोवैज्ञानिक रहे, वर्बल लर्निंग पे इन्होंने काम किया। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि मनोविज्ञान का अतीत काफी लंबा है लेकिन इतिहास छोटा है। हैज लॉन्ग पास्ट बट शॉर्ट हिस्ट्री। अतीत लंबा कैसे है? क्योंकि सोक्रेटिस या हम बात करें अरिस्टोटल, उनसे पहले भी इसके विषय में बात होती थी। सुकरात अरस्तु से पहले भी। इतिहास छोटा इसलिए है क्योंकि 1879 में इसको अलग से पहचान मिली। इससे पहले फिलॉसफी का ही ये एक पार्ट होता था। तो जब साइकोलॉजी की बात की जाती है तो साइकोलॉजी दो शब्दों का मिश्रण है। जी, ग्रीक भाषा के दो शब्दों का मिश्रण है, साइकी प्लस लोगोस। और साइकी से अर्थ लिया जाता था आत्मा, और लोगोस से अर्थ लिया जाता था अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय ही मनोविज्ञान है, ऐसा प्रारंभ में मानते थे। लेकिन 1879 में विलियम वुंट के प्रयासों से एक प्रयोगशाला स्थापित की गई जो कि जर्मन के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में थी। वर्तमान में उसको कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं। तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय में प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट द्वारा खोली गई, जिसमें प्रयोगात्मक अध्ययन होने स्टार्ट हुए। उसमें अनेक देशों से व्यक्ति आए। करीबन 179 शोध या पीएचडी उस समय उनके वहां पर की गई, जिनमें मुख्य स्टूडेंट्स में ईबी टिचनर भी थे जो अमेरिका से आए थे। अब एक तरह से मनोविज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्राप्त हो चुका था। और मैं आपको बता दूं कि मनोविज्ञान जब एक सेपरेट डिसिप्लिन बना तो दो बड़ी डिबेट उभर कर सामने आई। वो ये थी, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी एंड हाउ टू इन्वेस्टिगेट, यानी मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। एक तो मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या हो, और दूसरा उसको कैसे अध्ययन किया जाए। अब विषय वस्तु को लेके बहुत सारे प्रश्न चिन्ह, यानी बहुत सारे लोग एक मत नहीं हुए और वो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हुए, जिनको बाद में स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के नाम से जाना गया। जिनमें प्राचीनतम स्कूल की बात की जाए तो एसोसिएशनिज्म यानी साचर्यवाद, स्ट्रक्चरलिज्म संरचनावाद, फंक्शनलिज्म प्रकार्यवाद, बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद, गेस्टाल्ट स्कूल, साइकोएनालिसिस मनोविश्लेषणवाद, ये तमाम प्रचलित विचारधाराएं या कहें उस समय के बड़े स्कूल थे। स्कूल दो तरह से इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफिकल एरिया भी, और दूसरा एक जैसी विचारधारा भी। और इन सब ने अपने अपने इन्वेस्टिगेशन के मेथड्स को भी चुना। खैर, अब ऐसे में मनोविज्ञान की परिभाषा क्या हो, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। तो शुरुआत में इसने आत्मा को धारण तो किया, लेकिन चूंकि मनोविज्ञान जो है वो अपने आप को एक साइंस के तौर पे देखना चाहता था, तो आत्मा के अध्ययन करने के विषय में ये माना गया कि इसके पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा को ना तो देखा जा सकता है और ना ही उसका मापन किया जा सकता है। ना उसको टच कर सकते हैं, ना उसको टेस्ट कर सकते हैं, ना ये पता है कि वो हल्की है भारी है, उसका आकार कैसा है, फॉर्म कैसा है। तो इन तमाम बातों को लेके क्वेश्चन मार्क थे। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां थी उनकी पकड़ में जो चीज नहीं आ रही थी, वो उसको एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट मान रहे थे और वो उसको विज्ञान में शामिल नहीं कर रहे थे। फिर इसके बाद उन्होंने मन को स्वीकार किया कि मन का अध्ययन करने वाला विषय मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड। लेकिन सेम प्रश्न चिन्ह वहां भी लगे, चेतन मन, अचेतन मन। और इस तरह से अंततः उसने व्यवहार को अपना लिया। 1912-13 के आसपास की बात है, जब जेबी वाटसन ने शिकागो में अपना एक लेक्चर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मनोविज्ञान अपने आप को साइंस के रूप में देखना चाहती है तो उसको एक ऐसे विषय वस्तु को अपनाना होगा जिसमें विज्ञान होने के सभी गुण मौजूद हों, और वो विषय वस्तु व्यवहार हो सकती है। उन्होंने अपनी डेफिनेशन में भी कहा, 1912 में जो पिल्सबरी और वाटसन की डेफिनेशन आप पढ़ते हैं उसमें कहा, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड रिलेशनशिप। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि मनोविज्ञान जो है वो
व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय माना जाता है वर्तमान में। एक डेफिनेशन आप देखेंगे कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनवायरनमेंट और हिज एनवायरनमेंट। क्योंकि कोई भी व्यवहार ना तो वैक्यूम में घटित होता है, और दूसरी बात 1960 के बाद जिस माइंड को हमने नकार दिया था शुरू में, उस माइंड को भी स्वीकार किया, यानी स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। तो वर्तमान में आपसे जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें आपसे पूछेगा कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है, तो व्यवहार आप चुन सकते हैं, या व्यवहार के साथ साथ वो मेंटल प्रोसेस को भी स्टडी करता है। अब आगे हम बात करते हैं कि मनोविज्ञान जिसमें इतने थॉट्स रहे, स्कूल्स रहे, उनका इतिहास क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि मनोविज्ञान में लगभग हमारे 5 से 6 स्कूल जो काफ़ी फेमस चलते हैं, उनको शामिल किया जाता है, जिसमें एक संरचनावाद है जिसने माइंड की स्ट्रक्चर पे जोर दिया, यानी वो किन चीज़ों से, किन एलिमेंट से बना है, यदि उसको स्टडी कर लिया जाए तो हम ह्यूमन को जान सकते हैं। वहीं पे फंक्शनलिज्म ने माइंड के कार्यों पर, फंक्शन पे जोर दिया। जो हमारा गेस्टाल्ट स्कूल था, उसने किसी भी चीज़ को टुकड़ों में न देखने की बजाय समग्र में देखने की बात कही, एज ए होल पे वो कॉन्सेंट्रेट करते थे। और वहीं पे अगर हम बात करें साइकोएनालिसिस की, तो उसने कहा कि जो हमारा अचेतन मन है, दरअसल वो हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है, या सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा अनकॉन्शियस माइंड है। व्यवहारवाद की बात करें तो उसमें हमारे 2 तरह के व्यवहार शामिल होते हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, यानी ओवर्ट और कॉवर्ट बिहेवियर, यानी आंतरिक और बाह्य व्यवहार, जिसमें से उन्होंने बाह्य व्यवहार को इंपॉर्टेंट माना क्योंकि वो ऑब्जर्वेबल था। और व्यवहारवादी इस बात को बिल्कुल जानते और कहते थे कि साइंस जैसी उसमें गुण होने चाहिए, यानी वो ऑब्जर्वेबल हो, मेजरेबल हो, उसका रिप्लिकेशन किया जा सके, वो सारे गुण मौजूद हमारे बाह्य व्यवहार में थे। क्योंकि आंतरिक व्यवहार को हम किसी लेबोरेटरी में तो देख सकते हैं, लेकिन खुली आंखों से देख पाना उसको थोड़ा मुश्किल था। तो ये 5 स्कूल हैं, हालांकि हम इसको और डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो आपको पता होनी चाहिए, उनमें से एक मैंने बता दिया कि 1879 में विलियम वोंट ने इसको अलग किया, उनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाने लगा। हालांकि प्रयास उस समय विलियम जेम्स ने भी किए थे, लेकिन विलियम जेम्स के प्रयास इतने ज़्यादा सफल और सार्थक नहीं हो पाए। लेकिन उन्होंने उस समय एक बुक लिखी अपनी जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी, जिसको हम प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। विलियम वोंट जर्मन से संबंधित व्यक्ति थे और विलियम जेम्स अमेरिका से। अमेरिका में जो साइकोलॉजी की शुरुआत मानी जाती है वो विलियम जेम्स से मानी जाती है, और उनको फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी भी कहा जाता है। लेकिन फादर ऑफ साइकोलॉजी सिंपल पूछा जाए तो वो विलियम वोंट होंगे, क्योंकि पहली लेबोरेटरी का श्रेय उनको दिया जाता है। हालांकि एक क्वेश्चन हमारा आया था, हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, तो भी विलियम वोंट ही बनेगा, क्योंकि सबसे पहले प्रयोगशाला उन्होंने स्थापित की थी। अब इनके मेथड कौन से थे वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे, विषय वस्तु पे और ज्यादा डिटेल में काम करेंगे। धन्यवाद।